हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 किसका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण डिबेटेबल क्वेश्चन कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल कानून वास्तव में कोई कानून है भी कि नहीं है। इस पे हम आर्गुमेंट्स को देखेंगे, साथ ही साथ उन ज्यूरिस्ट के थॉट्स को जानेंगे जो इस चीज़ को समर्थन करते हैं और डिनाई करते हैं। पर लेक्चर शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको। अब आपका आनंद लॉ एकेडमी का एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपनी जुडिशरी और एपीओ की तैयारी कर सकते हैं और इसके साथ नेट का भी तैयारी आप इसी ऐप में पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाइए, जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पर जा करके डायरेक्टली लिंक या ऐप सर्च करके भी आप कर सकते हैं। आइए मूव ऑन करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर कि क्या इंटरनेशनल लॉ रियली अ लॉ है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इट इज अ मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो कि डिबेटेड अब तक का रहा है और इस पे हर एक ज्यूरिस्ट की राय अपनी अलग राय रही है। एक पक्ष का ये कहना है, वन व्यू कंसीडर्स इंटरनेशनल लॉ नॉट अ ट्रू लॉ। एक पक्ष ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ वास्तव में कोई लॉ नहीं है। किस बेसिस पे कहता है आगे जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या क्या है, एक कोड ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट है जिसके पीछे मोरालिटी का बहुत बड़ा हाथ है। होप सो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत साधारण सी बात, पहला पक्ष कहता है कि ये एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोड ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट है जो कि किस पर बेस्ड है, मोरालिटी पर। यह डेफिनेशन कहीं ना कहीं ऑस्टिन की उस डेफिनेशन से प्रेरित है जिसमें ऑस्टिन कहता है लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शंस। तो यहां पर बैक्ड बाय द मोरालिटी। होप सो यहां तक क्लियर होगा। जो दूसरा पक्ष है, ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल लॉ इज कंसीडर्ड टू बी अ ट्रू लॉ। ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ या अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में एक विधि है एंड इज रिगार्डेड एज अ लॉ सिमिलर टू दैट ऑफ अ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अ स्टेट। ये उसी प्रकार से एक विधि है जैसे कि किसी राज्य की घरेलू विधि होती है, बाइंडिंग अपॉन द सिटीजन्स। जो भी घरेलू विधि होती है जाहिर सी बात है सभी सिटीजन्स पर बाध्यकारी होती है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक वास्तव में एक लॉ है और जो कि विश्व के सभी व्यक्तियों पर या सभी राज्यों पर इक्वली एप्लीकेबल है। ये दो पक्ष हैं। अब आइए पहले पक्ष की ओर बढ़ते हैं जो कहता है कि ये वास्तव में एक कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें यह जानना है कि इस बात का समर्थन कौन लोग करते हैं। वो महान ज्यूरिस्ट, उसमें एक जॉन ऑस्टिन, होब्स, हॉलैंड, पुफेंड्रॉफ एंड बेंथम। एटलीस्ट ये नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सपोर्टर हैं, ऑस्टिन, होब्स, हॉलैंड, पुफेंड्रॉफ एंड बेंथम। जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू है ऑस्टिन का। ऑस्टिन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन punished by the sanction. In case of a command is violated by the individual, the sanction is there. मतलब कि लॉ क्या है, कमांड ऑफ सॉवरेन है जिसके पीछे सैंक्शंस है अगर आप उस कमांड का वायलेशन करते हैं। पुराने जमाने में राजा ही सॉवरेन अथॉरिटी माना जाता था। आज के टाइम में आपके देश में पार्लियामेंट है या जहां भी मॉडर्न सिस्टम है वहां पर आज की तारीख में एपेक्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ही क्या मानी जाएगी, वहां की सॉवरेन मानी जाएगी, जहां पर डेमोक्रेसी वगैरह अभी भी है। देयर मस्ट बी अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इनैक्टिंग द रूल ऑफ कंडक्ट एंड इन्फोर्सिंग फिजिकल सैंक्शन। तो ऑस्टिन के अनुसार कोई भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का होना बहुत अनिवार्य है किसी भी रूल ऑफ कंडक्ट को बनाने के लिए, और ना केवल बनाने के लिए बल्कि उसे फिजिकल सैंक्शंस भी होना जरूरी है ताकि अगर उसका वायलेशन हो तो आपको पनिशमेंट दिया जा सके। ये ठीक वैसे ही प्रकार है जैसे आपका इंडियन पिनल कोड है कि भाई इसको बनाने के लिए अथॉरिटी थी, जिसने बनाया, फर्ज करते हैं आज की तारीख में क्या है, पार्लियामेंट है। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आया बट बना, ठीक। दूसरी बात, इसको इन्फोर्स करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसी प्रकार से
जो ऑस्टिन कह रहा है उसके बेसिस पर हम ये डिड्यूस कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि एनी rule which is not enacted by any superior or legislative authority cannot be regarded as a law। तो अगर कोई रूल या फिर जो भी लॉ को लेकर के आप बात कर रहे हैं वो किसी सुपीरियर या फिर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी द्वारा नहीं बनाया गया है तो उसको लॉ की श्रेणी में नहीं गिन सकते हैं। यही तो ऑस्टिन की पूरी डेफिनेशन का मतलब है, क्योंकि ऑस्टिन क्या कह रहा है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, और अगर कोई चीज सॉवरेन द्वारा घोषित नहीं की गई तो वो फिर लॉ नहीं होगा। एंड इफ लॉज आर वायलेटेड तो सैंक्शन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब जिस टाइम ये ऑस्टिन ये बात कह रहा है, समझिएगा, इंटरनेशनल लॉ अपनी टीन एज में था, तो टीन एज में होने के दौरान, अभी आज तो आप क्रिमिनल एनफोर्समेंट की व्यवस्था देखते हैं, उस टाइम तो ये भी नहीं था। इवन आप जब भी इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करने की बात करेंगे तो आगे हम जानेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, वो दिक्कत करती है। अगर आपको कोई इंटरनेशनल लॉ कहीं एप्लीकेबल करना है तो दूसरे के घर में घुस के तो आप नहीं करने वाले, डेफिनेट है। दूसरे के घर में अगर मतलब दूसरे राज्य में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वॉयलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोवरेनिटी ऑफ अ स्टेट होगा। उस राज्य की संप्रभुता को कहीं ना कहीं आप ठेस पहुंचा रहे हैं, तो बिना ठेस पहुंचाए आप क्रिमिनल या सैंक्शन या फिजिकल पनिशमेंट इंपोज नहीं कर सकते। और इसी आधार पर ऑस्टिन कह रहा है कि भाई जो ये लॉ है ये पर्टिकुलरली लॉ नहीं है। सो बेस्ड ऑन दैट इट कैन बी सेड दैट द रूल्स आर ओनली मॉरली एंड एथिकली वैलिड। तो इस आधार पर ऑस्टिन कहता है कि ये पर्टिकुलर कोई लॉ तो नहीं है, ट्रू लॉ तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स हैं जो कि किस पे आधारित है, मोरल और एथनिक वैल्यूज पे। दे आरंट इशूड बाय एनी सॉवरेन अथॉरिटी, ये कोई सॉवरेन अथॉरिटी द्वारा बने नहीं है। इफ वी अप्लाई दिस थ्योरी टू द इंटरनेशनल लॉ वी विल सी देयर इज नो लेजिस्लेटिव पावर। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल लॉ पे लॉज कैसे बनते हैं, ट्रीटीज के द्वारा बन रहे हैं, ठीक। तो एज सच कोई विश्व पार्लियामेंट तो है नहीं कि जिसने कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया और सभी कंट्री पे इक्वली एप्लीकेबल हो गया। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है ओवर द सोसाइटी, बेस्ड ऑन विच ऑस्टिन ने कहा कि इंटरनेशनल लॉज मेरली ऑन एथनिक एंड मोरालिटी एंड आर नॉट ट्रू लॉज। इसी आधार पर ऑस्टिन कह रहा है कि ये कोई भी ट्रू लॉ नहीं है। क्लियर होगा, होप सो। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉलैंड। हॉलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉज एज इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेट्स अथॉरिटी। एज पर हिम द प्राइवेट लॉ इज रिट लॉन्ग। ही डिस्क्राइब्स इंटरनेशनल लॉ एज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक चीज और बनती है ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक क्वेश्चन कि वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने कहा है, तो हॉलैंड ने कहा है। वहां रटने में दिक्कत होती है, यहां समझने में क्या कि देखो, जब इंटरनेशनल लॉ अस्तित्व में आया, इतिहास कितना पुराना है, ज्यादा नहीं है, बार बार बता रहा हूं, 400 ईयर्स एगो है सिर्फ, ठीक है। तो 400 साल पहले जब हॉलैंड ये चीज कह रहे हैं जिस जमाने में, वहां पर अगेन इंटरनेशनल लॉ एक टीनेज में रहा होगा एक तरीके से, अभी वो पैदा ही हुआ था। तो इसीलिए जो चीज आप समझे होते हैं, अगर उससे परे कोई चीज कही जाती है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। वैसे हॉलैंड का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने कहा कि जो भी मैंने आज तक लॉ को लेकर के पढ़ा समझा, वहां तक ये चीजें लागू नहीं हो पा रही, इसलिए जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फिलॉसफी ऑफ लॉ है, वो इंटरनेशनल लॉ में एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो उसने डायरेक्ट कटाक्ष करते हुए कहा, सरकास वे में कहा है कि वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है किसको, इंटरनेशनल लॉ को। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहली चीज, वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने कहा, हॉलैंड ने कहा। किसको कहा, इंटरनेशनल लॉ को कहा। दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। और ये कह रहा है कि ऑर्डिनरी लॉ से इंटरनेशनल लॉ कंप्लीटली डिफरेंट है। ही इज ऑफ द व्यू दैट द इंटरनेशनल लॉ लैक्स सैंक्शंस। इसमें कोई सैंक्शंस की प्रतिबंधन की व्यवस्था नहीं है। विच इज द मोस्ट असेंशियल एलिमेंट ऑफ द म्युनिसिपल लॉज। जाहिर सी बात है, आईपीसी है तो उसमें ऑफेंस है और पनिशमेंट है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आईपीसी के अलावा कोई और सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ जो आपको पता हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। इट कैन नॉट बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ अ ट्रू लॉ। ऑन दैट बेसिस हॉलैंड ने कहा कि इसको हम ट्रू लॉ के रूप में नहीं मान सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे जो लोग मानते हैं कि ये एक ट्रू लॉ है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कौन से ज्यूरिस्ट हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं, दैट इज हॉलैंड, लॉरेंस और फ्रेडरिक पोलॉक।
इन दोनों की डेफिनेशन क्या कहती है? कंसीडर्स द इंटरनेशनल लॉ एज अ ट्रू लॉ। हॉल एंड लॉरेंस इंटरनेशनल लॉ को एक ट्रू लॉ के रूप में देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देम इंटरनेशनल लॉ इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कस्टम एंड प्रेसिडेंट्स। जनरली ये लोग किस पर वार कर रहे हैं? सोर्सेस पे, कि इंटरनेशनल लॉ बना कैसा है। जाहिर सी बात है भाई, जो आपके स्टेट लॉज बनते हैं या घरेलू विधियां बनती हैं वो भी किस पर कहीं ना कहीं आधारित होती है? कस्टम पे आधारित होती है या नजीरें होती है, प्रेसिडेंट्स होता है कि भूतकाल में सर ऐसा हुआ था इसलिए ये चीज है। तो इंटरनेशनल लॉ में भी वनस्ट ऑफ द सोर्स है कस्टम एंड वनस्ट ऑफ द सोर्स है प्रेसिडेंट। तो इन लोगों का कहना है कि अगर हम सोर्स के बेसिस पे देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है विच इज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड इट इज हैबिचुअली ट्रीटेड लाइक अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो पहला पॉइंट हो गया सोर्स के बेसिस पे। उसके बाद आते हैं सर फ्रेडरिक पोलॉक। ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ टू बी बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स द ओनली एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जिसके आधार पर ये लागू हो पाएगा? existence of a political community and the recognition by its member of settled rules binding upon them in that capacity। भाई विश्व स्तर पर क्या होना चाहिए? एक राजनीतिक समुदाय होना चाहिए। है मान लेते हैं एक तरीके से हम सभी देश या एशियाई कोई ग्रुप बन गया या फिर यूएन के मेंबर बन गए, तो ये क्या हो गया? एक पॉलिटिकल कम्युनिटी आपने बना लिया है और जो रूल्स हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एनी हाउ कर रहे हो, चाहे कंसेंट थ्योरी के तहत कर रहे हो, चाहे कस्टम के रूप में कर रहे हो, आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो जब आप उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल भी होगी। दैट्स वाई इंटरनेशनल लॉ एज पर हिम होली सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। और इस आधार पर ये क्या कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लॉ है। कौन? इंटरनेशनल लॉ। तो हॉल एंड लॉरेंस ने किस पर बात किया? सोर्स पे बात किया। और ये भाई साहब किस पर बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी होनी चाहिए और जो भी रूल्स हैं आपने उसके रिकॉग्नाइज किया हो, ठीक है, कि वो लागू होंगे। होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एनी डाउट्स होंगे आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। लेक्चर नंबर 7 इसके आगे आएगा। तब तक आप वीडियो उसका आनंद लेते रहिए, दूसरों को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज। हैव अ नाइस डे।